हमारी ये क्लास ये वरिष्ठ अध्यापक यानी आरपीएससी द्वारा वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता भर्ती, इसके अलावा केवीएस नवोदय विद्यालय और डीएसएसबी में टीजीटी पीजीटी भर्तियों के लिए भी ये क्लास रामबाण साबित होगी। तो मित्रों, आज की क्लास का ये पहला प्रश्न, प्रयोगवाद की समय सीमा क्या मानी गई है? प्रयोगवाद की समय सीमा क्या मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा 1943 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक। यानी प्रयोगवाद की जो समय सीमा है वो 1943 से लेकर 1952 ईस्वी तक है। अगला प्रश्न, हिंदी में प्रयोगवाद का आगमन किस आंदोलन के फलस्वरूप हुआ? यानी हिंदी में प्रयोगवाद का आगमन किस आंदोलन के फलस्वरूप हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन के न्यू सिग्नेचर आंदोलन के तहत। यानी ब्रिटेन में एक आंदोलन चला था, उसका नाम था न्यू सिग्नेचर, और उसी आंदोलन की तर्ज पर हिंदी में एक आंदोलन का आगमन हुआ, उसका नाम है प्रयोगवाद। मित्रों, आप याद रखिएगा कि हिंदी में प्रयोगवाद का आगमन ब्रिटेन के न्यू सिग्नेचर आंदोलन के फलस्वरूप माना जाता है। 1932 में स्टेफेन स्पेंडर और ओडेन एम्पसन एवं लेहमैन ने मिलकर एक संयुक्त काव्य संकलन जिसका नाम है न्यू सिग्नेचर के नाम से प्रकाशित करवाया, और इसी काव्य संकलन से प्रयोगवाद साहित्य का बीजारोपण माना जाता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, प्रयोगवाद को प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया फलस्वरूप उत्पन्न किसने माना है? प्रयोगवाद को प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। मित्रों, आप सभी याद रखिएगा कि डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अलावा विलोचन शर्मा ने भी प्रयोगवाद को प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया फलस्वरूप उत्पन्न माना है। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद का मूलाधार व्यक्तिकता एवं मनोविश्लेषणवाद को किसने माना है? यानी प्रयोगवाद का मूल आधार व्यक्तिकता एवं मनोविश्लेषणवाद को किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर बच्चन सिंह। और मित्रों, अब इससे संबंधित यानी विभिन्न विद्वानों के अनुसार प्रयोगवाद के मूलाधार क्या क्या रहे हैं, यानी जो भी विद्वान हुए उन्होंने प्रयोगवाद के मूल आधार क्या क्या बताए हैं। तो मित्रों, नवीन कल्पना, यानी प्रयोगवाद की मूल आधार नवीन कल्पना को किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा नलिन विलोचन शर्मा, यानी नवीन, नए से शुरू होने वाला नलिन विलोचन शर्मा। और बात करें आगे फिर नवीन भाव एवं भाषा शैली, यानी नवीन भाव एवं भाषा शैली को किसने माना? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने। केवल नवीन कल्पना शब्द आता है तो नलिन विलोचन शर्मा, लेकिन नवीन भाव के साथ में अगर भाषा शैली भी जुड़ गई तो हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। और अतिबौद्धिकता, यानी प्रयोगवाद का मूल आधार अतिबौद्धिकता किसने मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा गजानंद माधव मुक्तिबोध ने। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, प्रयोगवाद को कविता का भंजक किसने कहा है? प्रयोगवाद को कविता का भंजक किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा नंद दुलारे वाजपेयी ने। और मित्रों, याद रखिएगा कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रयोगवाद एवं नई कविता दोनों के लिए संयुक्त रूप से अति यथार्थवादी शब्द का प्रयोग किया है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रयोगवाद के लिए अति यथार्थवादी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। आज की क्लास का अगला प्रश्न, प्रयोगवाद सामाजिक मान्यताओं एवं कलाओं के प्रति नवीन दृष्टिकोण है। प्रयोगवाद सामाजिक मान्यताओं एवं कलाओं के प्रति नवीन दृष्टिकोण है, यह कथन किसका है?
तो इसका सही उत्तर होगा अज्ञेय का। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, यानी अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिए। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद को पाश्चात्य साहित्य के प्रतीकवाद का अनुकरण किसने माना है? प्रयोगवाद को पाश्चात्य साहित्य के प्रतीकवाद का अनुकरण किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा शिव सिंह चौहान ने। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने अपने निबंध प्रयोगवादी रचनाओं में। मित्रों याद रखिएगा कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने एक निबंध लिखा था और उस निबंध का शीर्षक था प्रयोगवादी रचनाएं। और ये प्रयोगवादी रचनाएं, ये प्रयोगवादी जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति नंद दुलारे वाजपेयी थे। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का निबंध प्रयोगवादी रचनाएं कब प्रकाशित हुआ? कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का जो प्रयोगवादी रचनाएं निबंध है, ये कब प्रकाशित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1945 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में। यानी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का प्रयोगवादी रचनाएं जो निबंध है, ये 1945 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रयोगवाद बैठे ठालों का धंधा है, यानी प्रयोगवाद बैठे ठालों का धंधा है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। अज्ञेय ने इस विचारधारा के लिए, यानी अज्ञेय ने इस विचारधारा के लिए प्रयोगवाद शब्द का विरोध करते हुए इसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया? मित्रों, जो अज्ञेय है, इन्होंने प्रयोगवाद के लिए प्रयोगवाद शब्द का विरोध किया और उन्होंने इस शब्द के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? तो इसका सही उत्तर होगा नई कविता। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रयोगवाद का प्रवर्तन अज्ञेय के द्वारा संपादित प्रथम तार सप्तक से माना जाता है। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? यानी प्रयोगवाद का जो प्रवर्तन है, यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा संपादित प्रथम तार सप्तक से माना जाता है। तो मित्रों, आप हमें बताइएगा कि प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1943 ईस्वी में। मित्रों, आपको बता दें कि अज्ञेय ने 4 तार सप्तक निकाले थे और ये जो 4 तार सप्तक है, इनमें जो पहला तार सप्तक है, इसे केवल तार सप्तक के नाम से जाना जाता है और यह 1943 ईस्वी में निकाला गया था। अब बात करें आज के अगले तथ्यों की। यानी अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक निम्न प्रकार हैं। यानी अज्ञेय द्वारा जो तार सप्तक निकाले गए वह निम्न है। तार सप्तक, यानी पहला सप्तक जिसको कहा जाता है, इसे केवल तार सप्तक के नाम से जाना गया, जो 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और मित्रों, तार सप्तक का सीधा सा अर्थ है कि इसमें जो भी कवि है, यानी इसमें 7 कवियों को, जो 4 सप्तक है, पहला सप्तक, इसमें भी 7 कवि, दूसरे में भी 7, तीसरे में भी 7, यानी प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों को एक समान सी मिलती जुलती भाव बोध वाली रचनाओं को शामिल किया गया है। तो तार सप्तक ये 1943 में प्रकाशित हुआ। दूसरे सप्तक की बात करें तो ये 1951 में प्रकाशित हुआ। तीसरे सप्तक की बात करें तो ये 1959 में, और चौथे सप्तक की बात करें तो ये 1979 में प्रकाशित हुआ।
और मित्रों, तार सप्तक के जो कवि हैं और चारों तार सप्तकों के कवियों का विवरण हम आपके लिए एक ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए आपके लिए यानी तार सप्तक के जितने भी कवि हैं इनकी एक अलग से क्लास आपके लिए बना देंगे, और वो भी एक ट्रिक के साथ में, जिससे सारे के सारे कवि आपको याद हो जाएंगे। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। तार सप्तक मूलतः किसके मस्तिष्क की उपज थी? यानी तार सप्तक मूलतः किसके मस्तिष्क की उपज थी? तो इसका सही उत्तर होगा प्रभाकर माचवे। मित्रों, जो तार सप्तक है ये मूलतः प्रभाकर माचवे की मस्तिष्क की उपज थी, लेकिन इसका जो प्रवर्तक है, परंतु इसका प्रवर्तक या संपादक अज्ञेय रहे। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रयोगवाद हमारे लिए साध्य नहीं अपितु साधन है। प्रयोगवाद हमारे लिए साध्य नहीं अपितु साधन है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का। यानी अज्ञेय ने कहा है कि प्रयोगवाद हमारे लिए साध्य नहीं अपितु दूसरा साधन है। एक तो नवीन जीवन तथ्यों को जानने समझने का, तथा दूसरा नवीन भाषा शैली एवं नवीन उपमानों का उन्हें अभिव्यक्त करने का यह एकमात्र साधन है। बात करें अगले प्रश्न की। प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने वाली बौद्धिक जागरूकता है। प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने वाली बौद्धिक जागरूकता है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर लक्ष्मीकांत वर्मा का। और मित्रों, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वर्मा ने ये तो कहा ही है कि प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाने वाली बौद्धिक जागरूकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि प्रयोगवाद एक और व्यक्ति अनुभूति को समष्टि अनुभूति तक उत्सर्ग करने का प्रयास है, तो दूसरी वह रूढ़ि का विरोधी और अन्वेषण का समर्थक भी है। अगला प्रश्न। प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, गुठन, कुंठा, भग्नाशा दिखाई पड़ती है। यह कवि नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल हैं। यह पंक्ति किसकी है? यानी प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, गुठन, कुंठा, भग्नाशा दिखाई पड़ती है। यह कवि नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामविलास शर्मा की। और मित्रों, अब हम चर्चा करें प्रयोगवाद की, यानी प्रयोगवाद की जो प्रमुख प्रवृत्तियां क्या क्या है। यानी प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या क्या है। तो मित्रों, अब प्रयोगवाद की प्रवृत्तियों की चर्चा करें तो पहली प्रवृत्ति बौद्धिकता की अतिशयता। यानी प्रयोगवाद की सबसे बड़ी या सबसे पहली प्रवृत्ति की चर्चा करें तो प्रयोगवाद में भावुकता तथा बौद्धिकता का संश्लेषण दिखाई देता है। और प्रयोगवादी कविता में न तो छायावादी काव्य के जैसी वायवीयता, अति भावुकता एवं कल्पना है, और न ही प्रगतिवाद की तरह किसी विचारधारा के प्रति यांत्रिक मोह है। इसलिए ये बौद्धिकता की अतिशयता पहली प्रवृत्ति है। दूसरा है घोर अहम निष्ठ व्यक्तिवाद। यानी इसकी प्रयोगवाद की दूसरी प्रवृत्ति की बात करें तो प्रयोगवादी कविता सामाजिकता का निषेध नहीं करती, परंतु व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता पर बल देते हैं। इसलिए यह घोर अहम निष्ठ व्यक्तिवाद इसकी दूसरी प्रवृत्ति है। तीसरी प्रवृत्ति की बात करें तो क्षणवाद को महत्व, यानी इनकी जो तीसरी प्रवृत्ति है ये क्षणवाद को महत्व देती है। यानी प्रयोगवाद अनुभूति का काव्य और अनुभव का क्षणजन्य होता है, युगजन्य नहीं। इसलिए ये कवि इतिहास की अपेक्षा क्षण को महत्व देते हैं, और प्रयोगवादियों की तरह युगों के आधार पर काव्यानुभूति का इस स्वरूप तय नहीं करते हैं। और मित्रों, अज्ञेय की एक प्रसिद्ध पंक्ति भी है। यानी इनका जो
तीसरी प्रवृत्ति है ना क्षणवाद का महत्व। तो इससे संबंधित अज्ञेय की बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति भी है कि एक बूंद सहसा उछली तथा फिर हो गई पत्ती। ये जो पंक्ति है यह क्षणवाद को के महत्व को दर्शाती है। बात करें अगली प्रवृत्ति की, श्रृंगार एवं काम भावना का उन्मुख चित्रण। यानी प्रयोगवादी काव्य में यौन चेतना के कई बिंब दिखाई पड़ते हैं जो फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद के वैचारिक प्रभाव से निर्मित हुए हैं। अब बात करें आज के अगली प्रवृत्ति की, नवीन राहों का अन्वेषण। यानी नवीन राहों का अन्वेषण। इन कवियों ने यानी प्रयोगवादी कवियों ने प्रदत्त सत्यों को अस्वीकार किया। ये परंपरा और रूढ़ि में बारीक अंतर करते हैं और परंपरा को महत्व देते हुए रूढ़ियों का विरोध करते हैं, इसलिए ये नवीन राहों के अन्वेषण रहे। बात करें अगले प्रवृत्ति की, अति यथार्थवाद। यानी प्रगतिवाद में सामाजिक यथार्थ का चित्रण रहा, जबकि प्रयोगवादी कवियों ने फ्राइड के मनोविश्लेषण या मनोविज्ञान पर आधारित यथार्थवादी प्रकृति का परिचय दिया है। अगली प्रवृत्ति की बात करें तो शहरी प्रेम दृष्टि। यानी प्रयोगवादी कवि शहरी है, इनका प्रेम बौद्धिक है, शुद्ध भावात्मक एवं काल्पनिक है। इनका प्रेम जीवन की एक जरूरत है। इनका प्रेम अशरीरी नहीं ही, उसमें शरीरी पक्ष अनिवार्यतः उपस्थित है, इसलिए ये एक शहरी प्रेम दृष्टि भी इनके काव्य की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रही। अगली बात करें तो भाषा की स्वच्छंदता। यानी प्रयोगवादी कवियों ने भाषा को काफी महत्व दिया। अज्ञेय जी कहते हैं कि भाषा सिर्फ अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, ये जानने का माध्यम भी है। अगली प्रवृत्ति की बात करें तो प्रस्तुत विधान। और इससे अगली प्रवृत्ति नवीन भाषा शैली एवं प्रतीकों का प्रयोग। और मित्रों आपको बता दें कि प्रयोगवादी जो कविता है यानी प्रयोगवाद में बड़े पैमाने पर प्रतीकों का प्रयोग, यानी प्रतीक ही नहीं बिंबों का प्रयोग भी इसमें किया गया है। और यथार्थ की जटिलता सूक्ष्मता को अभिव्यक्त करने के प्रयास में ये प्रतीक हुए हैं। और अंतिम प्रवृत्ति की बात करें तो नवीन उपमानों का प्रयोग। और मित्रों अब बात करें आज की कक्षा के अंतिम प्रश्न की, प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर हैं। प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर हैं, यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का। तार सप्तक से क्या आशय है? तार सप्तक से क्या आशय है? तो इसका सही उत्तर होगा एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवादी के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का नाम ही तार सप्तक है। मित्रों याद रखिएगा कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने 7 कवियों का ऐसा समूह लिया जिनकी कविताएं भावबोध रचना दृष्टि से समान थी। और उन 7 कवियों का जो समूह है उन्हें हिंदी साहित्य में तार सप्तक के नाम से जाना गया है। और मित्रों आपको बता दें कि ये तार सप्तक की जो अवधारणा थी, इसके सबसे पहले यानी तार सप्तक की जो मूल अवधारणा थी, ये सबसे पहले प्रभाकर माचवे के मस्तिष्क की उपज थी। बात करें अगले प्रश्न की, तार सप्तक मूलतः किसके मस्तिष्क की उपज थी? तो इसका सही उत्तर होगा प्रभाकर माचवे। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, तार सप्तक के प्रवर्तक या संपादक कौन माने जाते हैं? तार सप्तक के प्रवर्तक या संपादक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। यानी तार सप्तक मूलतः प्रभाकर माचवे के मस्तिष्क की उपज थी, परंतु इसके प्रवर्तक या संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की,
अज्ञेय द्वारा कितने तार सप्तकों का संपादन व प्रकाशन किया गया? यानी अज्ञेय द्वारा कितने तार सप्तकों का प्रकाशन या संपादन किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 4 सप्तकों का। और मित्रों, हमारे जो हिंदी साहित्य की इतिहास की श्रृंखला चल रही है, इसमें हमारा चल रहा है आधुनिक काल। और आधुनिक काल में भी हमने भारत तेंदु युग पढ़ा, द्विवेदी युग पढ़ा, छायावाद पढ़ लिया, प्रगतिवाद पढ़ा, और अब चल रहा है प्रयोगवाद। और ये तार सप्तक प्रयोगवाद से जुड़े हुए या प्रयोगवादी जो कवि है, उन प्रयोगवादी कवियों को एक संग्रह में रख करके जो तार सप्तक निकाले गए थे, ये 4 प्रकार के यानी 4 तार सप्तकों का प्रकाशन सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय ने किया था। और मित्रों, अगर चारों तार सप्तकों की बात करें तो तार सप्तक यानी जो पहला तार सप्तक है उसे केवल तार सप्तक के नाम से जानते हैं, जो 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दूसरे तार सप्तक की बात करें तो ये 1951 ईस्वी में, और तीसरे तार सप्तक की बात करें तो ये 1959 ईस्वी में, और चौथे सप्तक की बात करें तो ये 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। तार सप्तकों के प्रमुख कवियों के नाम निम्न प्रकार है। यानी अब हमारी जो ट्रिक है वो शुरू होती है, और तार सप्तकों के जो प्रमुख कवि हैं उनके नाम निम्न प्रकार से नीचे लिखे हुए हैं। तो मित्रों, सबसे पहले देखें प्रथम तार सप्तक, और प्रथम तार सप्तक ये 1943 में प्रकाशित हुआ था। अब इसकी ट्रिक की बात करें तो ट्रिक का नाम है प्रभा गिरा गणेश। मित्रों, ये आप याद रखिएगा, यानी प्रथम दो तार सप्तक या प्रथम सप्तक या तार सप्तक है, उसकी ट्रिक है प्रभा गिरा गणेश। तो प्र से अगर प्र से हम अर्थ देखें तो प्रभाकर माचवे, भा का अर्थ देखें तो भारत भूषण अग्रवाल, और गी का अर्थ देखें तो गिरिजा कुमार माथुर, और मित्रों रा का अर्थ देखें तो रामविलास शर्मा। और अगले कवियों की बात करें तो गे का अर्थ है गजानंद माधव मुक्तिबोध, और ने का अर्थ है नेमीचंद जैन, और शे का अर्थ है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। और मित्रों, यानी तार सप्तक के जो कवि है जिन उनमें प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, गजानंद माधव मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, गजानंद माधव मुक्तिबोध आगे नेमीचंद जैन, गिरिजा कुमार माथुर, और सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय तो खुद इसके प्रवर्तक या संपादक थे ही। अब बात करें आज के अगले कवियों की। मित्रों, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है? तो 3 तो आपके इनमें से ले लेंगे, एक रहेगा किसी दूसरे सप्तक का, फिर आपसे ये प्रश्न पूछेगा। अब बात करें अगले प्रश्न की। दूसरा सप्तक जो 1951 के, यानी दूसरा सप्तक 1951 के प्रमुख कवि और उनके नाम। यानी दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1951 में। और मित्रों, इसके प्रमुख कवि निम्न प्रकार हैं। ट्रिक है हमारी सभ धन शहर, यानी दूसरे सप्तक की जो ट्रिक है वो है सब धन शहर। तो सब का अर्थ होगा, स का अर्थ होगा शाकुंतल माथुर जो कवियत्री है। भय का अर्थ होगा भवानी प्रसाद मिश्र। धय का अर्थ है धर्मवीर भारती। और मित्रों, आगे हम चर्चा करें तो न का अर्थ है नरेश मेहता, और शे का अर्थ है शमशेर बहादुर सिंह, है का अर्थ है हरिनारायण व्यास, रे का अर्थ है रघुवीर सहाय। यानी जो दूसरी ट्रिक है उसका नाम है शब धन शहर। और मित्रों, शब का अर्थ है, शे का अर्थ है शाकुंतल माथुर, भय का अर्थ है भवानी प्रसाद मिश्र, धय का अर्थ है धर्मवीर भारती, और न का अर्थ है नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, हरिनारायण व्यास और रघुवीर सहाय। तो मित्रों, आपको देखो, अगर छोटी सी ट्रिक अगर अपना सको तो इनमें कुछ
इनके नामों में भी है। रघु, रघु जो शब्द है ये दो शब्दों से बना है, तो आप इसको दूसरे सप्तक में, हरि, हरि भी दो शब्दों को ले लो आप, तो ये द्वितीय दो सप्तक है या दूसरा सप्तक के कवि। जैसे सम का अर्थ ले लेंगे, सम दो शब्द, लेकिन जैसे नरेश है, अब इसमें तीन शब्द आ गए तो आप इसको तीसरे में नहीं शामिल कर सकते। तो कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। धर्म में आप दो ले लो इनको, धर्म। तो मित्रों इस प्रकार से अब आपसे प्रश्न बनेगा यहाँ पर कि शाकुंतल माथुर कौन से सप्तक की कवयित्री है। तो इनमें देखो चार जो सप्तक है इनमें केवल तीन कवयित्रियां शामिल है, यानी हर एक यानी जो तार सप्तक है इसमें कवयित्री नहीं है, बाकी दूसरे तीसरे चौथे सप्तकों में एक एक कवयित्री है। तो कवयित्रियों से संबंधित प्रश्न पहले पूछा गया था कि ये जैसे शाकुंतल माथुर है ये कौन से सप्तक की कवयित्री है, तो इसका अर्थ होगा दूसरे सप्तक की। अब मित्रों बात करें तीसरे सप्तक की। तीसरा सप्तक, तो मित्रों तीसरा सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ और इसके कवि निम्न प्रकार है। ट्रिक है सम विप्र के कुंकी, यानी इस ट्रिक है सम विप्र के कुंकी। तो मित्रों स का अर्थ है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मैं का अर्थ है मदन वात्सायन, वी का अर्थ है विजय देव नारायण, प्र का अर्थ है प्रयाग नारायण त्रिपाठी, और मित्रों के का अर्थ है केदारनाथ सिंह, और कु का अर्थ है कुंवर नारायण, और की का अर्थ है कीर्ति चौधरी। अब मित्रों इसमें जो तीसरा सप्तक है इसमें आपके लिए एक सुविधा हो सकती है, क्योंकि इसके जो तीसरे सप्तक में आपको देखो अगर अक्षरों से देखोगे तो दयाल, दयाल में तीन अक्षर है तीसरा सप्तक, मदन में तीन आ गए तो मदन भी तीसरे सप्तक के, और अगर विजय की बात करें तो विजय में भी तीन शब्द है तो ये भी तीसरे सप्तक के, प्रयाग में भी वही तीन शब्द ले लो ये भी तीसरे सप्तक के, केदार में नाथ को अलग कर दो, केदार तीन शब्दों का हो गया तो ये तीसरे सप्तक के, कुंवर की बात करें तो ये भी तीन शब्दों के, और कीर्ति इसमें रे को अगर गिनते हो तो ये भी तीन, या फिर चौधरी से ले लोगे तो ये भी तीन शब्दों से। तो इनमें तो आप अगर नाम से भी अगर इनको देखोगे तो भी आपको ये याद हो जाएगा। और मित्रों अगर आपसे प्रश्न पूछे कि कीर्ति चौधरी का संबंध कौन से सप्तक से है, तो इसका सीधा अर्थ होगा तीसरे सप्तक से, यानी उसमें दूसरे सप्तक में जो कवयित्री है उसका नाम है शाकुंतल माथुर, और तीसरे सप्तक में शामिल कवयित्री की बात करें तो इसमें कीर्ति चौधरी। और मित्रों अब हम चर्चा करें चौथे सप्तक की। तो चौथा सप्तक जो 1979 में प्रकाशित हुआ, और मित्रों इसके प्रमुख कवि निम्न प्रकार हैं। ट्रिक है राजश्री, यानी इसकी ट्रिक है राजश्री सुनस्वरा अवध, यानी चौथे सप्तक की जो कवियों की ट्रिक है उसका नाम है राजश्री सुन स्वरा अवध। तो मित्रों राज का अर्थ है राजेंद्र किशोर, श्री का अर्थ है श्री राम वर्मा, सु का अर्थ है सुमन राज्य जो एक कवयित्री है। तो इसलिए मित्रों दूसरे तीसरे चौथे सप्तक में दूसरे की बात करें तो शाकुंतल माथुर, तीसरे सप्तक की कवयित्री की बात करें तो कीर्ति चौधरी, और चौथे सप्तक में शामिल कवयित्री की बात करें तो सुमन राज्य, यानी चारों सप्तकों में केवल तीन ही कवयित्रियां हैं। तो आप इनका नाम विशेष रूप से याद रखिएगा। तो राजश्री सुन स्वरा अवध, इसमें हमने सूतक देख लिया, सु का अर्थ है सुमन राज्य, न की बात करें तो नंद किशोर आचार्य, और स्व की बात करें तो स्वदेश भारती, और रा की बात करें तो राजकुमार अंबुज, और मित्रों अंतिम अगर अवध की बात करें तो अवधेश कुमार। तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ? सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 20 मई 1900 ईस्वी को कौसानी ग्राम अल्मोड़ा उत्तराखंड में, यानी सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को कौसानी ग्राम अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ। और मित्रों याद रखिएगा कि इनका निधन 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की।
सुमित्रा नंदन पंत के माता पिता का नाम क्या था? सुमित्रा नंदन पंत के माता पिता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा पिता का नाम गंगादत्त एवं माता का नाम सुमित्रा देवी था। और मित्रों याद रखिएगा कि माता का निधन यानी इनकी माता का निधन पंत जी के जन्म के कुछ घंटों बाद ही हो गया था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। सुमित्रा नंदन पंत का मूल नाम क्या था? सुमित्रा नंदन पंत का मूल नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा गोसाई दत्त। और मित्रों आपको बता दें कि माँ का नाम यानी इनकी माँ का निधन इनके जन्म के कुछ दिनों बाद ही हो गया था, लेकिन माँ के नाम को हमेशा अपने साथ रखने के लिए कवि पंत ने अपना नाम सुमित्रा नंदन पंत रख लिया था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। सुमित्रा नंदन पंत के उपनाम क्या क्या हैं? सुमित्रा नंदन पंत के उपनाम क्या क्या हैं? तो इसका सही उत्तर होगा छायावाद का विष्णु, संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि, और हिंदी का वर्ड्सवर्थ और अमूर्त विधान का कवि। मित्रों याद रखिएगा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत को। और बहुत दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इनका कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो भी उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत। इनके अलावा अगर संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि पूछा जाए तो सुमित्रा नंदन पंत, हिंदी का वर्ड्सवर्थ पूछा जाए तो सुमित्रा नंदन पंत है। और मित्रों एक नाम के विषय में आपको बता दें कि पंत जी यानी सुमित्रा नंदन पंत यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो राम के छोटे भाई लक्ष्मण से सर्वाधिक प्रभावित थे, इसलिए इन्हें रावणिया अर्जुन भी कहा जाता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रतिनिधि कवि किसे मानते हैं? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावाद का प्रतिनिधि कवि किसे मानते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत को। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? यानी सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत ने किस प्रगतिशील मासिक पत्रिका का संपादन किया? सुमित्रा नंदन पंत ने किस प्रगतिशील मासिक पत्रिका का संपादन किया? तो इसका सही उत्तर होगा 1938 ईस्वी में रूपाब पत्रिका का। अब मित्रों इसी से 3-4 प्रश्न बनते हैं कि रूपाब पत्रिका किस प्रकार की पत्रिका थी? तो इसका सही उत्तर होगा प्रगतिशील। दूसरा प्रश्न बनेगा कि रूपाब पत्रिका किस प्रकार की पत्रिका थी? तो ये मासिक पत्रिका, इसमें त्रैमासिक, मासिक, छमाही, वार्षिक, साप्ताहिक, तो ये मासिक पत्रिका थी। और सुमित्रा नंदन पंत ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका सही उत्तर होगा उनको यानी ये रूपाब पत्रिका का संपादन कब किया? तो 1938 ईस्वी में। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। सुमित्रा नंदन पंत ने 1945 ईस्वी से 1959 तक के काल को किस नाम से पुकारा है? सुमित्रा नंदन पंत ने 1945 ईस्वी से लेकर के 1959 ईस्वी तक के काल को किस नाम से पुकारा है? तो इसका सही उत्तर होगा मानवता का स्वपन काल। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। सुमित्रा नंदन पंत का सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा है? सुमित्रा नंदन पंत का सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा रोला छंद। और मित्रों याद रखिएगा कि रोला यह अर्ध सममात्रिक छंद है तथा इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है एवं 11 और 13 पर यति होती है तथा अंत में लघु गुरु या दो लघु भी हो सकते हैं। यानी यह अर्धमात्रिक छंद है और इसमें 24 मात्राएं होती है। और मित्रों आप सभी से एक प्रश्न कि वह कौन सा छंद है जिसमें 24 मात्राएं होती है?
यानी रोला के अलावा वह कौन सा छंद है जिसमें 24 मात्राएं होती है तथा उसमें यति 11 व 13 मात्राओं पर होती है। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिए। बात करें अगले प्रश्न की। सुमित्रा नंदन पंत को 1960 में किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो इसका सही उत्तर होगा कला और बूढ़ा चांद पर। और मित्रों, इनकी जो रचना है कला और बूढ़ा चांद, ये 1959 में प्रकाशित हुई और 60 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत को यानी 1968 ईस्वी में चिदम्बरा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? सुमित्रा नंदन पंत को 1968 ईस्वी में इनकी प्रसिद्ध रचना चिदम्बरा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। और मित्रों, अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत को प्राप्त पुरस्कार निम्न प्रकार है। यानी सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार के अलावा और कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए? तो सबसे पहले पुरस्कार की बात करें तो सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, जो 1965 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। अब बात करें आज के अगले पुरस्कार की। पद्म भूषण पुरस्कार, सुमित्रा नंदन पंत को पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला? तो इसका सही उत्तर होगा 1961 ईस्वी में। याद रखिएगा कि 1961 ईस्वी में साहित्यिक उपलब्धियों के लिए राष्ट्रपति ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया था। अगले पुरस्कार की बात करें तो रजत शिखर पुरस्कार। और मित्रों, यह जो पुरस्कार है यह नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा इन्हें दिया गया था। और अगले पुरस्कार की बात करें तो रत्नाकर पुरस्कार, और यह इनके शीर्षक यानी काव्य रूपक पर आपको रत्नाकर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। कविता हमारे लिए परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। यानी कविता हमारे लिए परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत की। और मित्रों, याद रखिएगा कि कविता हमारे लिए परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत की रचना पल्लव से ली गई है, अर्थात ये पंक्ति उन्होंने पल्लव की भूमिका में कहा है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। सुमित्रा नंदन पंत सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम कविता कौन सी है? सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम कविता कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा गिरजे का घंटा, जो 1916 ईस्वी में लिखी गई। और मित्रों, इनकी जो प्रथम कविता है, इस कविता को पंत जी ने अवलोक नार्थ मैथिली शरण गुप्त के पास भेजा था। गुप्त जी ने इस कविता की बड़ी प्रशंसा भी की थी, जिससे प्रेरित होकर पंत जी ने 1916 में सरस्वती में प्रकाशनार्थ भेजा, परंतु महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे छापने से मना कर दिया था। बाद में यह 1919 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में ही छपी थी। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। सुमित्रा नंदन पंत जी की प्रमुख रचनाओं को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। यानी सुमित्रा नंदन पंत की जो रचनाएं हैं उनको 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। और वो 4 श्रेणियां कौन कौन सी है? तो सबसे पहले श्रेणी की बात करें तो छायावादी रचनाएं। और मित्रों, ये जो नाम नीचे लिखे हुए हैं ये सारी की सारी रचनाएं छायावादी रचनाएं हैं। तो सबसे पहले छायावादी जो रचनाएं हैं उनके नाम देखें तो उच्छ्वास, जो 1920 में प्रकाशित हुई। दूसरी रचना की बात करें तो ग्रंथि, ये भी 1920 में प्रकाशित हुई। और तीसरी रचना की बात करें तो वीणा, जो 1927 में प्रकाशित हुई। इसके बाद जो रचना है पल्लव, ये 1928 में प्रकाशित हुई। इसके अलावा अंतिम छायावादी जो रचना मानी जाती है इनकी गुंजन, जो 1920 में प्रकाशित हुई। अगली रचनाओं की बात करें तो इनकी अगली रचनाएं आती है प्रगतिवादी रचनाएं। यानी इनकी अगली जो रचनाएं हैं, ये रचनाओं का
जो विभाजन किया उनमें दूसरे नंबर पे जो रचनाएं आती है उन रचनाओं को प्रगतिवादी रचनाएं कहा गया है। और प्रगतिवादी रचनाएं हैं युगांत। और मित्रों, युगांत जो रचनाएं 1936 में प्रकाशित हुई, इसके बाद है युगवाणी जो 1939 में प्रकाशित हुई। इसके बाद इनकी जो प्रगतिवादी रचना है वह है ग्राम्या जो 1939 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद अगर तीसरे नंबर पे पंत जी की विवादित जो रचनाएं हैं वो अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं हैं। यानी पंत जी की अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो पहली रचना है इनकी स्वर्ण किरण जो 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुई। दूसरी रचना की बात करें तो, और इनकी अगली रचना की बात करें तो स्वर्णधुली जो 1947 में प्रकाशित हुई। और अरविंद दर्शन से प्रभावित इनकी अगली रचना है युगांतर जो 1948 में प्रकाशित हुई। और अरविंद दर्शन से प्रभावित इनकी जो आखिरी रचना है वो युगपथ जो 1949 में प्रकाशित हुई। अब मित्रों बात करें इनकी अगली रचनाओं का जो विभाजन किया गया है नव मानवतावादी रचनाएं। और नव मानवतावादी रचनाओं में बात करें तो उत्तरा जो 1949 में प्रकाशित हुई। रजत शिखर की बात करें तो ये 1951। अतिमा की बात करें तो ये 1955। और इसके बाद में वाणी जो रचना है ये 1957 में प्रकाशित हुई। और नव मानवतावादी रचनाओं में अगली रचना है सौवर्ण जो 1957 में प्रकाशित हुई। इसके बाद है चिदम्बरा जो 1959 में प्रकाशित हुई। और चिदम्बरा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। और अगली रचना की बात करें तो कला और बूढ़ा चांद जो 1959 में प्रकाशित हुई। और कला और बूढ़ा चांद पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और इनकी आखिरी रचना मानी जाती है लोकायतन जो 1964 में प्रकाशित हुई। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, सुमित्रा नंदन पंत ने किसे युग की वीणा कहा है? सुमित्रा नंदन पंत ने किसे युग की वीणा कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा युगवाणी को, और जो 1939 में रची गई थी। और मित्रों आप सभी से एक प्रश्न कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा सुमित्रा नंदन पंत को कौन सी उपाधि दी गई थी? सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा एक उपाधि दी गई थी। उस उपाधि का नाम आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, पंत जी की 5 कहानियां, ये कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? सुमित्रा नंदन पंत का जो एक कहानी संग्रह है जिसका नाम है 5 कहानियां, ये कब प्रकाशित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1936 ईस्वी में। और मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, सुमित्रा नंदन पंत के प्रमुख निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? सुमित्रा नंदन पंत के प्रमुख निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला निबंध संग्रह गद्य पथ जो 1949 में प्रकाशित हुआ। दूसरा निबंध संग्रह इनका शिल्प और दर्शन जो 1961 में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है अगला निबंध है इनका कला और संस्कृति जो 1965 में प्रकाशित हुआ। और इसके बाद इनका चौथा निबंध है छायावाद एक पुनर्मूल्यांकन, यानी छायावाद पुनर्मूल्यांकन जो 1966 में प्रकाशित हुआ। और इनका अंतिम यानी 5 निबंध प्रमुख है जो, और अंतिम निबंध है 60 वर्ष और अन्य निबंध, ये 1973 में प्रकाशित हुआ था। और मित्रों अब बात करें इनके अगले प्रश्न, इनसे संबंधित अगले प्रश्न की, सुमित्रा नंदन पंत के उपन्यास का नाम क्या है और ये कब प्रकाशित हुआ? सुमित्रा नंदन पंत के उपन्यास का नाम क्या है और ये कब प्रकाशित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा हार जो 1960 में प्रकाशित हुआ था। अगली रचना की बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत की यानी सुमित्रा नंदन पंत की आत्मकथा किस नाम से है? सुमित्रा नंदन पंत की आत्मकथा किस नाम से है? तो इसका सही उत्तर होगा 60 वर्ष एक रेखांकन जो 1960 में प्रकाशित हुई। और मित्रों अब हम बात करेंगे सुमित्रा नंदन पंत के विषय में विभिन्न विद्वानों द्वारा जो महत्वपूर्ण पंक्तियां कही गई है उनको लेकर के। पंत केवल एक शब्द शिल्पी ही नहीं, महान भाव शिल्पी है
और सौंदर्य के निरंतर निरखते सूक्ष्म रूप को वाणी देने वाले एक संपूर्ण की प्रेरणा देने वाले प्रभाव शिल्पी भी। यानी पंत केवल शब्द शिल्पी ही नहीं है, वह सभी प्रकार से सूक्ष्म रूप से वाणी देने वाले एक संपूर्ण प्रेरणा देने वाले एक प्रभाव शिल्पी भी है। यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगली पंक्ति की बात करें तो छायावाद के भीतर, यानी छायावाद के भीतर माने जाने वाले सब कवियों में प्रकृति के साथ सीधा संबंध पंत जी का ही दिखाई पड़ता है। प्रकृति के अत्यंत रमणीय खंड के बीच उनके हृदय ने रूप रंग पकड़ा। यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। 1953 ईस्वी से 1960 के मध्य हिंदी में जो कुछ भी लिखा गया उसे क्या नाम दिया गया है? यानी 1953 ईस्वी से लेकर के 1960 के मध्य हिंदी में जो कुछ भी लिखा गया उसे किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा नई कविता। अगला प्रश्न, नई कविता का आरंभ कब से माना जाता है? नई कविता का आरंभ कब से माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 1954 ईस्वी से जगदीश गुप्त की पत्रिका नई कविता के प्रकाशन से। मित्रों याद रखिएगा कि जो नई कविता आंदोलन है, इसका नई कविता को आंदोलन का रूप देने का श्रेय जगदीश गुप्त को जाता है। इसलिए उनकी जो नई कविता पत्रिका है, उन्होंने एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था नई कविता। उसके प्रकाशन से ही नई कविता का आरंभ माना जाता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने पहली बार नई कविता शब्द का प्रयोग कब किया? यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने नई कविता शब्द का प्रयोग कब किया? तो इसका सही उत्तर होगा 1952 ईस्वी में इलाहाबाद रेडियो वार्ता में। मित्रों याद रखिएगा कि दूसरे सप्तक यानी 1951 की कविताओं को नई कविता का नाम से संबोधित किया जाने लगा था। यानी जो दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ और उसमें जो कविताएं लिखी गई थी उन कविताओं को नई कविता कहा जाने लगा था। लेकिन अगर प्रमुख रूप से बात करें तो 1952 ईस्वी में इलाहाबाद से प्रसारित रेडियो वार्ता में अज्ञेय ने पहली बार नई कविता शब्द का प्रयोग किया था। बात करें अगले तथ्य की, यानी अज्ञेय ने जो पहली बार 1952 में रेडियो वार्ता में नई कविता का उल्लेख किया था, जो बाद में नए पत्ते पत्रिका में जनवरी फरवरी 1953 ईस्वी में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। मित्रों याद रखिएगा कि 1952 में अज्ञेय ने पहली बार नई कविता शब्द का उल्लेख किया, जो आगे चल कर के नए पत्ते नामक पत्रिका में जनवरी फरवरी 1953 के अंक में ये प्रकाशित हो गई थी। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। 1944 ईस्वी में स्थापित कौन सी संस्था नए लेखकों के लिए साहित्यिक संस्था थी? यानी 1944 में एक संस्था स्थापित हुई थी और वह जो संस्था है ये नए लेखकों के लिए एक साहित्यिक संस्था थी। उस संस्था का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा परिमल। मित्रों याद रखिएगा कि परिमल संस्था की स्थापना 1944 में की गई थी और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था नई कविता के विकास और प्रचार प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। बात करें अगले तथ्य की, इस संस्था द्वारा फरवरी 1953 ईस्वी में शंभुनाथ सिंह की अध्यक्षता में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ओरिएंटल हॉल में एक नई कविता विषय के विचार पर गोष्ठी का आयोजन करवाया गया था
आप याद रखिएगा कि जो परिमल संस्था थी इसके द्वारा एक गोष्ठी रखी गई थी। वो कब रखी गई? 19 फरवरी 1953 ईस्वी में। और इस गोष्ठी का प्रमुख विषय था नई कविता के ऊपर विचार विमर्श करना। और मित्रों याद रखिएगा कि इस गोष्ठी में जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी और भारत भूषण अग्रवाल ने नई कविता के विविध पक्षों पर विस्तार से चर्चा की थी। अब बात करें अगले प्रश्न की। मार्च 1953 में नए पत्ते पत्रिका में प्रकाशित नई कविता के रूप विधान और वस्तु तत्व निबंध किसका है? यानी मार्च 1953 में नए पत्ते पत्रिका में प्रकाशित नई कविता के रूप विधान और वस्तु तत्व निबंध किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत भूषण अग्रवाल का। अगला प्रश्न की यानी अगले प्रश्न की हम चर्चा करें तो नई कविता श्रोता के दृष्टिकोण से यानी नई कविता श्रोता के दृष्टिकोण से निबंध के लेखक कौन है? मित्रों याद रखिएगा कि जो गोष्ठी हुई थी 1953 में परिमल पत्रिका में जो गोष्ठी हुई थी उसके बाद में जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, भारत भूषण अग्रवाल और भी अनेक विद्वानों ने नई कविता पर अपने अपने लेख या अपने अपने निबंध लिखे थे। तो नई कविता श्रोता के दृष्टिकोण से यह निबंध किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रजेश्वर शर्मा। बात करें आज के अगले प्रश्न की। अगस्त 1953 में कल्पना पत्रिका प्रकाशित यानी अगस्त 1953 में कल्पना पत्रिका में प्रकाशित नई कविता में मुक्त छंद लेख के रचयिता कौन है? मित्रों याद रखिएगा कि नई पत्ते ये पत्रिका अलग थी और उसमें तो भारत भूषण अग्रवाल का निबंध छपा था, लेकिन अगस्त 1953 में कल्पना पत्रिका में एक लेख लिखा गया था नई कविता में मुक्त छंद। इस निबंध के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, किसने नई कविता को प्रयोगवाद का ही विकसित रूप माना है? यानी किसने नई कविता को प्रयोगवाद का ही विकसित रूप माना है? तो इसका सही उत्तर होगा मुकुटधर पांडेय ने। मित्रों याद रखिएगा कि मुकुटधर पांडेय ने नई कविता को प्रयोगवाद का ही विकसित रूप माना है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। गिरिजा कुमार माथुर एवं बालकृष्ण राव ने छायावाद के पश्चात लिखी गई समस्त कविताओं को क्या नाम दिया है? गिरिजा कुमार माथुर एवं बालकृष्ण राव ने छायावाद के पश्चात लिखी गई समस्त कविताओं को क्या नाम दिया? तो इसका सही उत्तर होगा नई कविता। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। किसने नई कविता को प्रयोगवाद का छद्म रूप कहा है? मित्रों याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पंक्ति आपसे परीक्षा में पूछी भी जा सकती है कि किसने नई कविता को प्रयोगवाद का छद्म रूप कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा नामवर सिंह एवं रामविलास शर्मा। अगले प्रश्न की बात करें तो लघु मानव के बहाने नई कविता पर एक बहस लघु मानव के बहाने नई कविता पर एक बहस निबंध के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा विजय देव नारायण शाही। अब बात करें अगले प्रश्न की। नई कविता का आत्मसंघर्ष नई कविता का आत्मसंघर्ष लेख के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा मुक्तिबोध। और मित्रों आप सभी से एक प्रश्न कि मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? यानी मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? तो आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। छायावाद के पतन के एकदम बाद 1937 ईस्वी से ही नई कविता का आरंभ हो गया था, ऐसा किसने माना है? यानी छायावाद के पतन के एकदम बाद 1937 से ही नई कविता का आरंभ हो गया था, ऐसा किसने माना है? या ये मानने वाले विद्वान कौन है कि 1937 के यानी जैसे ही छायावाद का अंत हुआ उसी समय से ही नई कविता का आरंभ हो गया था? तो इसका सही उत्तर होगा नंद दुलारे वाजपेयी
और बालकृष्ण राव। मित्रों याद रखिएगा कि नंद दुलारे वाजपेयी और बालकृष्ण राव ने कहा है कि जैसे ही छायावाद का पतन हुआ 1936 में, तो 1937 के बाद में जो भी कविताएं लिखी गई उन कविताओं को नई कविता का नाम दिया गया। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। लक्ष्मीकांत वर्मा ने नई कविता का आरंभ कब से माना है? मित्रों नई कविता के विषय में विभिन्न विद्वानों के मत भी अलग अलग है। तो लक्ष्मीकांत वर्मा ने नई कविता का आरंभ कब से माना है? तो इसका सही उत्तर होगा 1951 में दूसरे सप्तक के प्रकाशन से। मित्रों याद रखिएगा कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने जो दूसरा सप्तक निकाला था 1951 में, उसी से नई कविता का आरंभ लक्ष्मीकांत वर्मा ने माना है। अगला प्रश्न, नई कविता प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों की विरासत से निर्मित संश्लेषण की कविता है। यह किसका कथन है? यानी नई कविता प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों की विरासत से निर्मित संश्लेषण की कविता है, यह किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर होगा गिरिजा कुमार माथुर और रामस्वरूप चतुर्वेदी। बात करें आज के अगले प्रश्न की। डॉक्टर रामविलास शर्मा नई कविता की शुरुआत कब से मानते हैं? डॉक्टर रामविलास शर्मा नई कविता की शुरुआत कब से मानते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 1954 में नई कविता नामक पत्रिका के प्रकाशन से। मित्रों याद रखिएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा नई कविता की शुरुआत 1954 में नई कविता नामक पत्रिका जिसका प्रकाशन डॉक्टर जगदीश गुप्त ने किया था से मानते हैं। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। नई कविता संपूर्ण जीवन की कविता है, केवल महिमाशाली अंशों तक वह अपने को सीमित नहीं रखती। यानी नई कविता संपूर्ण जीवन की कविता है, केवल महिमाशाली अंशों तक वह अपने को सीमित नहीं रखती। यह किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर होगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, कविता में नवीनता की उत्पत्ति सच्ची कविता लिखने की आकांक्षा से होती है। यानी कविता में नवीनता की उत्पत्ति सच्ची कविता लिखने की आकांक्षा से होती है। नई कविता के विषय में यह कथन किस आलोचक का है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर जगदीश गुप्त का। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। नई कविता पुराने और नए मानव मूल्यों के टकराव से उत्पन्न तनाव की कविता है। नई कविता पुराने और नए मानव मूल्यों के टकराव से उत्पन्न तनाव की कविता है। यह किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर होगा धर्मवीर भारती का। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद की भूलों का सुधार ही नई कविता है। यानी प्रयोगवाद की भूलों का सुधार ही नई कविता है। यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा नरेश कुमार मेहता। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है नई कविता के प्रमुख कवि कौन कौन है? नई कविता के प्रमुख कवि कौन कौन है? तो मित्रों सबसे पहले कवि की बात करें तो भवानी प्रसाद मिश्र। यानी नई कविता के प्रमुख कवियों में पहले कवि भवानी प्रसाद मिश्र है, जिनका समयकाल 1914 से लेकर के 1985 तक रहा। यानी 1914 में इनका जन्म हुआ, 85 में इनका निधन हुआ। दूसरे कवि की बात करें तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और मित्रों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 ईस्वी में हुआ और 1983 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। अब बात करें कुंवर नारायण, और कुंवर नारायण का जन्म 1927 में हुआ और 2017 में इनका निधन हो गया था। अगले कवि की बात करें तो केदारनाथ सिंह। नई कविता के जो अगले कवि हैं केदारनाथ सिंह, इनका जन्म 1934 से 2018 में इनका निधन हो गया था। बात करें अगले प्रश्न की, अगले कवि हैं दुष्यंत कुमार, और दुष्यंत कुमार का जन्म 1933 में हुआ, 1975 में इनका निधन हो गया था। विजय देव नारायण साई, यानी नई कविता के अगले
कवि विजय देव नारायण शाही है, जिनका जन्म 1924 में हुआ और 1982 में इनका निधन हो गया था। अगले कवि की बात करें तो मदन वात्स्यायन, और मित्रों याद रखिएगा कि मदन वात्स्यायन का जन्म 1922 ईस्वी में हुआ और 2004 में इनका निधन हो गया। अगले कवि की बात करें तो डॉक्टर जगदीश गुप्त, और डॉक्टर जगदीश गुप्त उनका जन्म 1924 में हुआ और 2001 में इनका निधन हो गया था। अगले कवियों की बात करें तो लक्ष्मीकांत वर्मा, और मित्रों लक्ष्मीकांत वर्मा का जन्म 1922 ईस्वी में हुआ और इनके निधन की निश्चित तिथि मालूम नहीं होने के कारण इनका कहा जाता है कि कई जगह तो मिलता है कि इनका 80 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था, कई जगह लिखा है इनकी 60 वर्ष की अवस्था में लंबी बीमारी के चलते इनका निधन हो गया था। अगले कवि की बात करें तो श्रीकांत वर्मा, और श्रीकांत वर्मा का जन्म 1931 में हुआ तो इनका निधन 1986 में हुआ। अगले कवि की बात करें कवयित्री कीर्ति चौधरी, और मित्रों आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि कीर्ति चौधरी किस सप्तक की कवयित्री है, यानी कीर्ति चौधरी का संबंध किस सप्तक से है। और मित्रों कीर्ति चौधरी का जन्म 1934 में हुआ और 2001 में इनका निधन हो गया था। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा को। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 24 मार्च 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। मित्रों याद रखिएगा कि महादेवी वर्मा का जन्म 24 मार्च 1907 ईस्वी को होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, यानी महादेवी वर्मा का जन्म होली के दिन हुआ था। और मित्रों कहा जाता है कि इनके परिवार में 200 वर्षों तक की लड़की का जन्म हुआ ही नहीं था, तो इनके दादा ने माँ दुर्गा की उपासना की थी, तब जाकर के एक लड़की का जन्म हुआ और उसका नाम था महादेवी, और दादा ने दुर्गा के नाम के कारण ही इनका नाम महादेवी निकाला था इनके बाबा ने। और निधन की बात करें तो इनका निधन 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में हुआ था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। महादेवी वर्मा के माता पिता का नाम क्या था? महादेवी वर्मा के माता पिता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा और माता का नाम हेम रानी वर्मा था। और मित्रों इनके जो पिता थे यह भागलपुर कॉलेज में प्राध्यापक थे। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा का विवाह किसके साथ हुआ था? महादेवी वर्मा का विवाह किसके साथ हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा के साथ में। मित्रों याद रखिएगा कि 9 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा के साथ कर दिया गया था, किंतु महादेवी ने इसे स्वीकार नहीं किया और वो स्वयं अविवाहित कहती थी। और कुछ जगहों पर दृष्टांत मिलता है कि इनकी शादी के बाद इनके पति यानी डॉक्टर स्वरूप नारायण इन्हें लेने ही नहीं आए थे। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई? महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई? तो इसका सही उत्तर होगा इंदौर में। मित्रों याद रखिएगा कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई और इलाहाबाद के क्रॉस-द-वेट विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किया और बाद में संस्कृत से इन्होंने एमए किया था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। महादेवी वर्मा ने प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य के रूप में सेवा कब दी? महादेवी वर्मा ने प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य के रूप में सेवा कब दी? तो इसका सही उत्तर होगा 1932 ईस्वी में। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा प्रयाग महिला विद्यापीठ की उपकुलपति कब बनी? महादेवी वर्मा प्रयाग महिला विद्यापीठ की उपकुलपति कब बनी? तो इसका सही उत्तर होगा 1960 ईस्वी में। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। महादेवी वर्मा के उपनाम क्या क्या हैं?
महादेवी वर्मा के उपनाम क्या क्या है, या फिर महादेवी वर्मा को किन किन उपनामों से भी जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा छायावाद की दुर्गा या शक्ति। यानी महादेवी वर्मा को छायावाद की दुर्गा या शक्ति भी कहा जाता है, और ये नाम महादेवी वर्मा को डॉक्टर कृष्णदेव झारी ने दिया था। मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि छायावाद के जो 4 स्तंभ कहे जाते हैं, तो छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा जाता है, छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है, और छायावाद का रुद्र किसे कहा जाता है। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिए। अगले उपनाम की बात करें तो वेदना की कवयित्री। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वेदना की कवयित्री किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। रहस्यवादी कवयित्री, और रहस्यवादी कवयित्री, मित्रों ये शब्द गलत लिख गया है, कवयित्री, तो ये रहस्यवादी कवयित्री के नाम से किसे जाना जाता है, तो महादेवी वर्मा। और हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी, यानी हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी के नाम से किसे जाना जाता है, तो भी इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। महादेवी वर्मा को कल्याणी प्रतिभामयी देवी जी यानी महादेवी वर्मा को कल्याणी प्रतिभामयी देवी जी एवं हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसने कहा। यानी महादेवी वर्मा को कल्याणी प्रतिभामयी देवी जी और हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती या वीणा पाणी किसने कहा, तो इसका सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। महादेवी वर्मा ने कौन कौन से पत्रों का संपादन कार्य किया। यानी महादेवी वर्मा ने कौन कौन से पत्रों का संपादन कार्य किया, तो इसका सही उत्तर होगा चांद पत्रिका, साहित्यकार पत्रिका और विश्व वीणा। यानी महादेवी वर्मा ने 3 पत्रों का संपादन कार्य किया, जिसमें चांद, साहित्यकार और विश्व वीणा। और मित्रों याद रखिएगा कि जो विश्व वीणा है इसमें महादेवी वर्मा ने युद्ध अंक का संपादन कार्य किया था। अब बात करें अगले प्रश्न की। महादेवी वर्मा ने 1944 ईस्वी में हिंदी लेखकों की सहायता से किस संस्था की स्थापना की। यानी महादेवी वर्मा ने 1944 ईस्वी में हिंदी लेखकों की सहायता से किस संस्था की स्थापना की, तो इसका सही उत्तर होगा साहित्यकार संसद। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीतों या कविताओं की कुल संख्या कितनी मानी जाती है। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित कितने यानी रचित गीतों या कविताओं की संख्या कितनी मानी जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा 236। अब बात करें अगले प्रश्न की। महादेवी वर्मा को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए। महादेवी वर्मा को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए, तो मित्रों महादेवी वर्मा को प्राप्त पुरस्कारों की चर्चा करें तो सीताराम के शेक्सपियर पुरस्कार, यानी सीताराम शेक्सपियर पुरस्कार महादेवी वर्मा को किस रचना पर प्राप्त हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा नीरजा रचना पर। अगले पुरस्कार की बात करें तो द्विवेदी पदक, और महादेवी वर्मा को जो द्विवेदी पदक है ये किस रचना पर प्राप्त हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा स्मृति की रेखाएं। अगले पुरस्कार की बात करें तो भारत भारती पुरस्कार, यानी महादेवी वर्मा को भारत भारती पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया, तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगले प्रश्न की बात करें तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 1982 में मिला ये उन्हें किस रचना पर प्राप्त हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा यामा रचना पर। या फिर प्रश्न पूछ लिया जाए महादेवी वर्मा को यामा रचना के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगले पुरस्कार की बात करें तो मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार, यानी महादेवी वर्मा को मंगला प्रसाद पारितोषिक कब किस रचना पर मिला, तो इसका सही उत्तर होगा यामा रचना पर। अगले पुरस्कारों की बात करें तो
पद्म भूषण, महादेवी वर्मा को पद्म भूषण कब प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न, पद्म विभूषण यानी महादेवी वर्मा को पद्म विभूषण कब प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1988 ईस्वी में। और मित्रों, दो प्रश्न और आपको बता दें कि महादेवी वर्मा का 1954 में साहित्य अकादमी के संस्थापक सदस्य के रूप में भी योगदान रहा है और यह 1952 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य के रूप में भी मनोनीत हुई थी। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। महादेवी वर्मा द्वारा संपादन एवं चयन रचनाएं, यानी महादेवी वर्मा द्वारा वे रचनाएं जिनका इन्होंने संपादन किया या फिर उन रचनाओं का चयन करके उन्हें संकलित किया है। तो मित्रों, सबसे पहली रचना की बात करें तो बंग दर्शन। मित्रों, ये बांग हो गया है तो आप इसे बंग याद रखिएगा। तो महादेवी वर्मा द्वारा संपादित या संपादन और चयन रचनाओं की चर्चा करें तो सबसे पहली रचना है बंग दर्शन, जो 1943-44 में उन्होंने संपादित की थी। और इस रचना में बंगाल के काल से संबंधित, यानी बंगाल में जो अकाल पड़ा था, ये काल नहीं, ये अकाल है, बंगाल के अकाल से संबंधित कविताओं, चित्रों और रेखांकनों का इसमें संकलन किया गया है। अगली रचना की बात करें तो अपरा, जो उन्होंने 1948 में संपादित की थी। और मित्रों, निराला की कविताओं का चयन किया है, यानी इन्होंने अपरा नाम से जो 1948 में संपादित रचना है, इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविताएं हैं उसका संपादन किया है। और अगली रचना की बात करें तो हिमालय, और ये 1963 में संपादित रचना है। हिमालय पर लिखित कविताओं का संकलन है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। महादेवी वर्मा के प्रमुख काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? महादेवी वर्मा के प्रमुख काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? तो इसका मित्रों, महादेवी वर्मा के जितने भी काव्य संग्रह हैं उन सभी को मैंने यहाँ पर लिया है और उनका जो प्रकाशन तिथि है वह भी सामने लिखी हुई है। तो आप इनके काव्य संग्रहों के नाम और उनके प्रकाशन तिथि को अच्छे से याद रखिएगा। तो मित्रों, सबसे पहले काव्य संग्रह की बात करें तो निहार, जो 1930 में प्रकाशित हुआ था। अगले काव्य संग्रह की बात करें तो रश्मि, जो 1932 में प्रकाशित हुआ। इससे अगली रचना की बात करें तो नीरजा, जो 1935 में प्रकाशित हुई। सांदे गीत, जो 1936 में प्रकाशित रचना है। और यामा, जो 1948 में प्रकाशित काव्य संग्रह है। और अगले काव्य संग्रहों की बात करें तो दीप शिखा, जो 1942 में प्रकाशित हुई। और सप्तपर्णा, यानी सप्तपर्णा, जो 1960 में प्रकाशित हुई और यह एक अनुदित कृति है। संधिनी, यानी महादेवी वर्मा के जो प्रमुख काव्य संग्रह है उनमें एक है संधिनी, जो 1965 में प्रकाशित हुई। और अंतिम काव्य संग्रह की बात करें तो प्रथम आयाम, जो 1984 में प्रकाशित हुआ था। अब बात करें अगले प्रश्न की। महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? तो इसका सही उत्तर होगा 1982 ईस्वी में यामा रचना पर। और मित्रों, याद रखिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये क्रम से 18वीं महिला थी। और हिंदी में बात करें तो ये, अगर वैसे क्रम से देखें इनको, तो ये 18वें नंबर की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला थी। महिला नहीं, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता। और महिला के हिसाब से देखें तो ये प्रथम महिला है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन है या ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है, तो फिर सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। और मित्रों, याद रखिएगा कि यामा में महादेवी वर्मा का जो काव्य संग्रह है यामा, इसमें निहार, रश्मि, नीरजा और सांदे गीत, जो चारों काव्य संग्रह है,
इनकी प्रमुख कविताओं का संकलन है और इसमें कुल 185 कविताएं हैं मित्रों। यानी निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत, ये 4 अलग अलग काव्य संग्रह है और इन चारों काव्य संग्रहों को एक करके जो रचना लिखी गई, जो बड़ी रचना लिखी गई, उसका नाम है यामा। और यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। और अगर इनमें हम कविताओं की बात करें तो इसमें कुल 185 कविताएं हैं। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। महादेवी वर्मा के प्रमुख निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? महादेवी वर्मा के प्रमुख निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा श्रृंखला की कड़ियां, जो 1942 में प्रकाशित हुई। यानी ये सारे के सारे निबंध संग्रह है। तो श्रृंखला की कड़ियां जो 1942 में प्रकाशित हुई। और मित्रों याद रखिएगा कि यह एक समस्या मूलक निबंधों का संग्रह है। इस निबंध श्रृंखला में, यानी इस निबंध संग्रह में भारतीय नारी की विषम परिस्थितियों को धुंधली रेखाओं का स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। अगले निबंध संग्रह की बात करें तो विवेचनात्मक गद्य, जो 1942 में प्रकाशित हुई। अगले निबंध संग्रह की चर्चा करें तो क्षणदा, जो 1956 में प्रकाशित हुआ। और मित्रों, जो क्षणदा निबंध संग्रह है, यह एक ललित निबंधों का संग्रह है जिसमें यात्रा वर्णनों के अलावा कला और साहित्य के विविध पक्षों को प्रस्तुत किया गया है। अगले निबंध संग्रह की बात करें तो संकल्पिता, जो 1968 में प्रकाशित हुआ। और फिर है संभाषण। और मित्रों, संकल्पिता जो 1968 में प्रकाशित हुआ, इसमें महादेवी वर्मा ने भारतीय वाङ्मय, संस्कृति, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीयता और साहित्यकार, साहित्य तथा समाज के विषय में विचार विमर्श किया है। फिर है संभाषण, जो 1975 में प्रकाशित हुआ। और इनके अंतिम जो निबंध संग्रह है भारतीय संस्कृति के स्वर, जो 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित समस्यात्मक निबंधों का संग्रह किसमें किया गया है? यानी महादेवी वर्मा द्वारा रचित समस्यात्मक निबंधों का संग्रह किसमें किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा श्रृंखला की कड़ियां। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा के संस्मरणात्मक रेखा चित्र कौन कौन से हैं? महादेवी वर्मा के संस्मरणात्मक रेखा चित्र कौन कौन से हैं? तो मित्रों, महादेवी वर्मा के द्वारा 4 संस्मरणात्मक रेखा चित्र लिखे गए, जिसमें अतीत के चलचित्र, जो 1941 में प्रकाशित हुई। यानी महादेवी वर्मा के द्वारा जो संस्मरणात्मक रेखा चित्र लिखे गए, उनमें सबसे पहला है अतीत के चलचित्र, जो 1941 में प्रकाशित हुई। और मित्रों, इसके बाद में बात करें तो स्मृति की रेखाएं, जो 1943 में प्रकाशित हुई। इसके बाद में पथ के साथी, जो 1956 में प्रकाशित है। और इसके बाद में है मेरा परिवार, जो 1972 में प्रकाशित हुई। और मित्रों, जो अतीत के चलचित्र संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, ये 1941 में प्रकाशित हुआ था। और इसमें 11 चरित्रों का परिचय दिया गया है। अगली रचना की बात करें तो स्मृति की रेखाएं। और इसमें कुल, अगर आपकी स्मृति की रेखाओं की हम चर्चा करें तो इसमें 7 रेखा चित्रों का संकलन किया गया है। पथ के साथी में देखें तो इसमें कुल 11 संस्मरणों का परिचय दिया गया है। और मित्रों, मेरा जो परिवार रेखा चित्र है या संस्मरण है, इसमें महादेवी वर्मा ने मानवेतर प्राणियों को आधार बना करके, यानी इन्होंने जितने भी जानवर पाल रखे थे, उनको मानवेतर प्राणियों को, इन्हें मानव से हट करके जो प्राणी थे, उनको आधार बना करके उनके साथ करुणा, प्रेम और आत्मीयता से भरे हुए संस्मरण लिखे हुए हैं। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। मेरा परिवार संस्मरण संग्रह में कौन कौन से संस्मरण संकलित है? यानी मेरा परिवार, इसमें महादेवी वर्मा ने अपने जितने भी, इस संस्मरण में महादेवी जी ने जीव जंतुओं एवं पशु पक्षियों के इतने सुंदर फलों को उभारा है, जिसकी उनमें पाठक शुरू से अंत तक जुड़ा रहता है। और सबसे पहले मेरा परिवार में संकलित
जो संस्मरण है उसका नाम है नीलकंठ। और मित्रों याद रखिएगा नीलकंठ, इसमें एक मोर की कहानी दी हुई है। और गिल्लू की बात करें तो महादेवी वर्मा ने इस संस्मरण में गिलहरी के छोटे बच्चे की कहानी दी हुई है। सोना की बात करें तो महादेवी वर्मा के द्वारा एक पालतू जो हिरनी थी उसका नाम सोना था, और उस पर इन्होंने सोना के ऊपर संस्मरण लिखा है। दुर्मुख दुर्मुख संस्मरण में इन्होंने एक खरगोश का वर्णन किया है। तो गोरा जो महादेवी वर्मा ने गाय पाली थी और उसकी जो हृदय को चीरने वाली हृदय विदारक मृत्यु को लेकर के इन्होंने गोरा गाय पर एक संस्मरण लिखा। नीलू की बात करें तो इसमें एक कुत्ते का वर्णन किया गया है। और निक्की की बात करें तो निक्की एक नेवले का बच्चा महादेवी वर्मा को अपने मकान के पीछे खिड़की से मिला था, उसको लेकर के रचना की हुई है। रोजी की बात करें तो ये इस पर महादेवी वर्मा ने कुतिया यानी इन्होंने जो कुतिया पाल रखी थी उसका वर्णन है। रानी की बात करें तो इसमें उन्होंने एक अपनी पालतू घोड़ी का वर्णन किया है। अगले प्रश्न की बात करें तो स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र संग्रह में किसका वर्णन किया गया है। यानी स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र में महादेवी वर्मा ने किसका वर्णन किया है। तो इसका सही उत्तर होगा महिला एवं दलित वर्ग का। यानी महिला एवं दलित वर्ग का वर्णन महादेवी वर्मा ने स्मृति की रेखाओं में किया, जो 1943 में प्रकाशित हुआ था। इसमें 7 रेखा चित्रों का संकलन किया गया है। और मित्रों वो 7 रेखा चित्र कौन कौन से हैं। एक भक्तिन जो इनकी एक नौकरानी थी, चीनी फेरी वाले वस्त्र विक्रेता, जंग बहादुर, मुन्नू, और अगले जो संस्मरण है मुन्नू और ठकुरी, बाबा, बिबिया, धोबिन और गुंगिया, ये 7 संस्मरण इन्होंने अपनी स्मृति की रेखाओं में दिया गया है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। महादेवी वर्मा ने अपने संपर्क में आए साथियों और लेखकों का परिचय किसमें किया है। यानी महादेवी वर्मा ने अपने संपर्क में आए जितने भी साथी थे या उनके परिचय या इनके संपर्क में जितने भी लेखक आए उनका परिचय किसमें किया है। तो इसका सही उत्तर होगा पथ के साथी संस्मरणात्मक रेखा चित्र में, और ये 1956 में प्रकाशित हुआ था। और मित्रों संस्मरणात्मक रेखा चित्र पथ के साथी में कुल 11 संस्मरण है, जिनमें सबसे पहले प्रणाम जो रविंद्रनाथ ठाकुर पर लिखा हुआ है। दद्दा के नाम से इन्होंने मैथिली शरण गुप्त का संस्मरण लिखा है। निराला भाई में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का परिचय दिया है। और स्मरण प्रेमचंद में इन्हें मुंशी प्रेमचंद के विषय में लिखा। प्रसाद के विषय में प्रसाद जो संस्मरण है इस पर जयशंकर प्रसाद का परिचय दिया है। तो सुमित्रा नंदन पंत का इन्होंने लिखा। सुभद्रा कुमारी चौहान, राजेंद्र बाबू और पुण्य स्मरण, इसमें इन्होंने महात्मा गांधी का संस्मरण लिखा है। यानी महात्मा गांधी से जब ये मिली उनके साथ कुछ जो पल बिताए थे उसका वर्णन इन्होंने पुण्य स्मरण में किया है। जवाहर भाई में इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू पर संस्मरण लिखा है। तो संत राजर्षि इसमें पुरुषोत्तम दास टंडन का संस्मरण दिया हुआ है। चंपू काव्य, और मित्रों याद रखिएगा चंपू काव्य यानी गद्य पद्य मिश्रित जो रचना होती है उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। तो चंपू काव्य की प्राचीनतम रचना कौन सी है। चंपू काव्य की प्राचीनतम रचना कौन सी है, यानी गद्य पद्य मिश्रित जो प्रथम रचना है वह कौन सी है। तो इसका सही उत्तर होगा राउल वेल। और इस राउल वेल के रचयिता का नाम पूछ लिया जाए तो रोड़ा कवि, यानी राउल वेल की रचना रोड़ा कवि ने की थी। और मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राउल वेल से ही हिंदी में नखशिख जो परंपरा है उसका परिवर्तन हुआ था। यानी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस रचना से हिंदी की नखशिख परंपरा का परिवर्तन हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा फिर राउल वेल। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन हैं।
उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा दामोदर शर्मा। मित्रों याद रखिएगा कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण भी एक गद्य रचना है और इसके लेखक दामोदर शर्मा है। अगला प्रश्न, यानी आज की कक्षा में जो रचनाएं हम पढ़ेंगे ये केवल गद्य साहित्य से संबंधित है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है? यानी मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ज्योतिश्वर ठाकुर। मित्रों याद रखिएगा कि जो वर्ण रत्नाकर रचना है ये व्याकरण संबंधी रचना है और वर्ण रत्नाकर को मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सी रचना को मैथिली का विश्वकोश कहा जाता है, तो फिर इसका सही उत्तर होगा वर्ण रत्नाकर। अगला प्रश्न, ब्रज भाषा में रचित गद्य की प्रमुख भक्तिकालीन रचनाएं कौन कौन से हैं? यानी ब्रज भाषा में रचित गद्य की प्रमुख भक्तिकालीन रचनाएं कौन कौन सी है? तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यानी ये जो रचनाएं मैंने नीचे लिखी है ये सारी की सारी रचनाएं ब्रज भाषा में होने के साथ साथ ये गद्य की रचनाएं भी है। तो सबसे पहले रचना की बात करें तो श्रृंगार रस मंडल। मित्रों ये श्रृंगार शब्द ये टाइपिंग की वजह से थोड़ा मिस्टेक हो रहा है इसमें, तो श्रृंगार जो शब्द होगा ये शुद्ध रूप से ये जो रे लगा है ना यहाँ पर, ये रे नहीं आएगा यहाँ, यानी सीधा लिखा जाएगा श्रृंगार। तो आप शुद्ध रूप से भी याद रखिएगा कि श्रृंगार शब्द शुद्ध कैसे लिखा जाता है। तो श्रृंगार रस मंडन, ये मंडन की रचना गोस्वामी विठल नाथ ने की थी। यानी श्रृंगार रस मंडन की रचना गोस्वामी विठल नाथ ने की। सिद्धांत विचार की बात करें तो यह ध्रुवदास की रचना है और अष्टयाम की रचना नाभादास ने की थी और ये प्रश्न भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। और परमार्थ वचनिका जो गद्य रचना है ब्रजभाषा की, इसके रचयिता बनारसी दास जैन हैं। तो इन चारों रचनाओं को याद रखिएगा कि ये ब्रजभाषा में रचित गद्य की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप कहाँ से मिलता है? खड़ी बोली गद्य का जो प्रारंभिक रूप है वह कहाँ से मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिणी भारत से। मित्रों याद रखिएगा कि दक्षिणी भारत में मुल्ला वजही ने सर्वप्रथम खड़ी बोली में गद्य की रचना की थी, इसलिए खड़ी बोली में दक्षिणी प्रारंभिक रूप की बात कर ली जाए तो दक्षिणी भारत में इसका उद्भव हुआ और वहाँ के जो लेखक थे मुल्ला वजही, उन्होंने खड़ी बोली में सर्वप्रथम गद्य में रचना की थी। अब बात करें अगले प्रश्न की, उत्तर भारत में खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? उत्तर भारत में खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा चंद छंद वर्णन की महिमा। मित्रों याद रखिएगा कि अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा 1570 में एक रचना लिखी गई जो खड़ी बोली में गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है और उस रचना का नाम है चंद छंद वर्णन की महिमा, जो उत्तर भारत की प्रथम खड़ी बोली की रचना मानी जाती है। और अगर पूर्वी भाग की बात करें कि खड़ी बोली के गद्य से पूर्व हिंदी में ब्रजभाषा में गद्य का अव्यवस्थित रूप मिलता है। यानी पूर्वी हिंदी की बात करें तो इसमें गद्य का कोई उल्लेख नहीं मिलता और उल्लेख मिलता भी तो वो अव्यवस्थित है। अगला प्रश्न, दक्षिणी गद्य की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? दक्षिणी गद्य की प्रमुख रचनाएं यानी प्रमाणिक जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मेराजुल। और मित्रों इसके रचयिता, रचना का नाम है मेराजुल और इसके रचयिता की बात करें तो गेसु दराज। यानी मेराजुल जो गद्य की रचना है दक्षिणी गद्य की, इसके रचयिता गेसु दराज हैं। और फिर अगली रचना की बात करें तो कलमीतुल हकायक, ये जो गद्य की रचना है इसके रचयिता की बात करें तो बुरहानुद्दीन जानम इसके रचयिता है।
अगला प्रश्न, राजस्थानी गद्य रचनाओं में अचल दास खींचीरी वचनिका का लेखक कौन है? यानी राजस्थानी गद्य रचनाओं में अचल दास खींचीरी वचनिका के लेखक कौन है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा शिवदास चारण। यानी राजस्थानी गद्य रचनाओं की अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थानी में गद्य प्राप्त गद्य रचना कौन सी है, तो अचल दास खींचीरी वचनिका, और इसके लेखक शिवदास चारण। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रमाणित खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? प्रमाणित खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा भाषा योग वशिष्ठ। और मित्रों, इसकी रचना 1741 ईस्वी में राम प्रसाद निरंजनी द्वारा की गई। यानी भाषा योग वशिष्ठ जो रचना है, ये प्रमाणित खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। 1741 में इसका रचना काल है। और इसके रचयिता की बात करें तो राम प्रसाद निरंजनी इसके रचयिता है। अगला प्रश्न, आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। और मित्रों, भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो युग यानी भारतेंदु युग और इसके जो प्रमुख कवि हैं, कवि लेखक हैं, इनका वर्णन भी यानी इनसे संबंधित जो क्लासें हैं मैंने अपने YouTube चैनल पर डाल रखी है और प्ले लिस्ट भी बनी हुई है। तो आप वहां जाकर के भारतेंदु युग का विस्तार से अध्ययन कर सकते हो और इससे जुड़े हुए जितने भी लेखक हैं उनका भी मैंने वहां पर जीवन परिचय दिया है। अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी गद्य का पूरा आभास 19वीं सदी के किन दो लेखकों से प्राप्त होता है? यानी आधुनिक हिंदी गद्य का पूरा आभास 19वीं सदी के वे कौन से दो लेखक हैं जिनसे खड़ी बोली का पूरा आभास प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर होगा मुंशी सदा सुखलाल व सदल मिश्र। मित्रों, मुंशी सदा सुखलाल और सदल मिश्र इनके द्वारा रचित जो रचनाएं हैं वो खड़ी बोली की यानी आधुनिक जो हिंदी है उसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं और इनकी रचनाओं से ही खड़ी बोली का या हिंदी गद्य का पूरा आभास प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, राजस्थानी का कौन सा साहित्य हिंदी गद्य के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थानी का कौन सा साहित्य हिंदी गद्य के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा वात साहित्य। अगला प्रश्न, 19वीं सदी के खड़ी बोली गद्य लेखन में किस कॉलेज का महत्वपूर्ण योगदान रहा? यानी 19वीं सदी के खड़ी बोली गद्य के लेखन में किस कॉलेज का महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो इसका सही उत्तर होगा फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसकी स्थापना 1810 ईस्वी मानी जाती है। अगला प्रश्न, विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी का समर्थन किसने किया है? विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी गद्य का समर्थन किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला प्रश्न, पद्म पुराण रचना के रचयिता कौन है? यानी पद्म पुराण भाषानुवाद रचना के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा पंडित दौलत राम। अगला प्रश्न, गोस्वामी गोकुल नाथ द्वारा ब्रजभाषा गद्य में रचित पुस्तक कौन कौन सी है? यानी गोस्वामी गोकुल नाथ द्वारा ब्रजभाषा गद्य में रचित पुस्तकें कौन कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा 84 वैष्णवन की वार्ता और दूसरी रचना है 252 वैष्णवन की वार्ता। अगला प्रश्न, गद्य रचना
सूरदास की वार्ता के रचयिता कौन है? गद्य रचना सूरदास की वार्ता के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा हरि राय। अगला प्रश्न, 19वीं सदी के प्रारंभ में खड़ी बोली गद्य के 4 लेखक कौन कौन से माने गए हैं? 19वीं सदी के प्रारंभ में खड़ी बोली गद्य के 4 लेखक कौन कौन से माने गए हैं, या फिर खड़ी बोली को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 लेखक या लेखक चतुष्टय कौन माने गए हैं? तो मित्रों, मुंशी पहले लेखक की बात करें तो मुंशी सदा सुखलाल, दूसरे ईसा अल्लाह खां, तीसरे लेखक लल्लू लाल और चौथे हैं सदल मिश्र। मित्रों, इन चारों लेखकों का नाम याद रखिएगा, क्योंकि इनसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा लेखक हिंदी खड़ी बोली गद्य को आगे बढ़ाने वालों में शामिल नहीं है। तो इन चारों को याद रखिएगा, मुंशी सदा सुखलाल, ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। अगला प्रश्न, सदा सुखलाल की खड़ी बोली गद्य की रचना कौन सी है? सदा सुखलाल की खड़ी बोली गद्य की रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा सुख सागर। अगला प्रश्न, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद किस भाषा का समर्थन किया? यानी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किस भाषा का समर्थन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा हिंद अरबी और फारसी शब्दावली बहुल हिंदुस्तानी का। यानी इन्होंने हिंद अरबी और फारसी शब्दावली से युक्त जो हिंदुस्तानी भाषा यानी उर्दू भाषा है उसका समर्थन किया है। अगला प्रश्न, सदल मिश्र की खड़ी बोली गद्य की रचनाएं कौन कौन सी है? सदल मिश्र की खड़ी बोली गद्य की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इसका सही उत्तर होगा नासिकेतोपाख्यान और रामचरित्र। मित्रों, इन दोनों रचनाओं को आप याद रखिएगा, क्योंकि इनका सीधा लेखक का नाम भी पूछ लिया जाता है कि नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? तो सदल मिश्र। अगला प्रश्न, उदय भान चरित या रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? उदय भान चरित या रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ईसा अल्लाह खां। मित्रों, याद रखिएगा कि जो उदय भान चरित है इसी का दूसरा नाम रानी केतकी की कहानी है, यानी दोनों एक ही कहानी के नाम हैं। अगला प्रश्न, ब्रजभाषा गद्य की प्रारंभिक रचनाएं कौन कौन सी है? ब्रजभाषा गद्य की प्रारंभिक रचनाएं कौन कौन सी है? तो मित्रों, एक तरफ रचना का नाम, दूसरी तरफ रचनाकार, तो इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। श्रृंगार रस मंडन, श्रृंगार रस मंडन की बात करें तो विठल नाथ इसके रचयिता है। 84 वैष्णवन की वार्ता की बात करें तो इसके रचयिता गोस्वामी गोकुलनाथ हैं। और 252 वैष्णवन की वार्ता यानी 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन किया गया है, तो 252 वैष्णव की वार्ता में विठलनाथ के शिष्यों की चर्चा की गई है और 252 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता गोकुलनाथ है। अगला प्रश्न है अष्टयाम, जिसकी रचना 1603 ईस्वी में की गई, इसके रचयिता नाभादास हैं। और अगला प्रश्न, अगहन महात्म्य, जिसकी रचना 1627 ईस्वी में की गई, इसके रचयिता वैकुंठ मणि शुक्ल है। अगली रचना की बात करें तो वैशाख महात्म्य, यानी ये सारी की सारी ब्रजभाषा गद्य की रचनाएं हैं। वैशाख महात्म्य जिसकी रचना 1627 ईस्वी में की गई और इसके रचयिता भी वैकुंठ मणि शुक्ल है। अगली रचना की बात करें तो वैताल पच्चीसी, और वैताल पच्चीसी की रचना 1710 ईस्वी में की गई और इसके जो लेखक हैं, लेखक का नाम है सुरती मिश्र। और मित्रों, अगली गद्य की यानी ब्रजभाषा की अगली गद्य जो रचना है उसका नाम है आइन आइने या आइन ए अकबरी की भाषा वचनिका, जिसकी रचना 1795 ईस्वी में की गई और इसके रचयिता की बात करें तो या इसके रचनाकार लाला हीरालाल हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जन्म कब हुआ? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जन्म कब हुआ?
तो इसका सही उत्तर होगा 15 सितंबर 1905 ईस्वी को सागर जिला मध्य प्रदेश में। और मित्रों याद रखिएगा कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा का निधन 15 अक्टूबर 1990 ईस्वी को हुआ था। यानी जन्म 1905 ईस्वी और मृत्यु 1990 को हुई। बात करें अगले प्रश्न की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के माता पिता का नाम क्या था? रामकुमार वर्मा के माता पिता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा पिता का नाम लक्ष्मी प्रसाद वर्मा तथा माता का नाम राज रानी देवी था। अगला प्रश्न, नागपुर विश्वविद्यालय से डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किस विषय पर शोध करके डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी? नागपुर विश्वविद्यालय से डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किस विषय पर शोध करके डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी? तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। मित्रों अगर आपसे सीधा प्रश्न भी पूछ लिया जाए कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के रचयिता कौन हैं, तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक विषय पर शोध करके डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। अगला प्रश्न, डॉक्टर रामकुमार वर्मा किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में प्राध्यापक एवं अध्यक्ष रहे थे? डॉक्टर रामकुमार वर्मा किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में प्राध्यापक रहे और अध्यक्ष पद पर भी रहे? तो इसका सही उत्तर होगा प्रयाग विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न, डॉक्टर रामकुमार वर्मा को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए? डॉक्टर रामकुमार वर्मा को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए? तो मित्रों इनको प्राप्त पुरस्कारों की बात करें तो सबसे पहले पुरस्कार प्राप्त हुआ इनको देव पुरस्कार। और मित्रों इनको यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा को जो देव पुरस्कार है ये चित्रलेखा काव्य संग्रह पर प्राप्त हुआ था। तो यहाँ से दो प्रश्न बन गए कि डॉक्टर रामकुमार को सबसे पहले कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो देव पुरस्कार। किस रचना पर? तो चित्रलेखा काव्य संग्रह पर। और ये भी याद रखिएगा कि चित्ररेखा जो रचना है यह किस प्रकार की विधा में है? तो ये काव्य संग्रह है। अगले पुरस्कार की बात करें तो अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन पुरस्कार, यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा को अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा सप्तकिरण एकांकी पर, यानी सप्तकिरण रचना पर प्राप्त हुआ। और सप्तकिरण जो रचना है ये एकांकी विधा में रचित रचना है। अगले पुरस्कार की बात करें तो मध्य प्रदेश शासन परिषद का प्रथम पुरस्कार, यानी मध्य प्रदेश शासन परिषद का जो प्रथम पुरस्कार है वह डॉक्टर रामकुमार वर्मा को किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा विजय पर्व पर। और मित्रों याद रखिएगा कि विजय पर्व डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित नाटक है, यानी ये नाटक विधा में रचित रचना है। अगला प्रश्न, डॉक्टर रामकुमार वर्मा यानी डॉक्टर वर्मा का कवि व्यक्तित्व द्विवेदी युगीन प्रवृत्तियों से उदित होकर छायावाद क्षेत्र में मूल्यवान उपलब्धि सिद्ध हुआ। यह पंक्ति किसकी है? यानी डॉक्टर वर्मा का जो कवि व्यक्तित्व है ये द्विवेदी युगीन प्रवृत्तियों से उदय होकर के छायावाद क्षेत्र में मूल्यवान उपलब्धि सिद्ध हुआ। यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की रामकुमार वर्मा के प्रति। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत ने डॉक्टर वर्मा की किस रचना को छायावादी अभिव्यंजना का एक श्रेष्ठ महाकाव्य छायावादी अभिव्यंजना का एक श्रेष्ठ महाकाव्य कहा है? यानी सुमित्रा नंदन पंत ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा की किस रचना को छायावादी अभिव्यंजना का एक श्रेष्ठ महाकाव्य कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा एकलव्य काव्य को।
यानी एकलव्य काव्य के रचयिता कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और एकलव्य काव्य को या काव्य संग्रह को छायावादी अभिव्यंजना का एक श्रेष्ठ महाकाव्य कहा जाता है। और कहा किसने? तो सुमित्रा नंदन पंत ने। अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा को। अगला प्रश्न, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की प्रथम एकांकी कौन सी है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा की प्रथम एकांकी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा बादल की मृत्यु। मित्रों याद रखिएगा कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा की अगर प्रथम एकांकी की बात करें तो इनकी प्रथम एकांकी का नाम है बादल की मृत्यु, जो विश्वामित्र पत्रिका में 1930 में प्रकाशित हुई थी। यानी बादल की मृत्यु जो एकांकी है 1930 में जो विश्वामित्र पत्र है उसमें प्रकाशित हुई थी। अब मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की प्रमुख काव्य रचनाएं कौन कौन सी है? यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा की अब बात करेंगे प्रमुख काव्य रचनाओं की। तो इनका सर्वप्रथम जो काव्य है वो वीर हमीर जो 1922 में प्रकाशित हुआ था। और अब दूसरे काव्य की बात करें तो चित्तौड़ की चिता जो 1929 में प्रकाशित हुआ। तो मित्रों एक तो इनकी जो काव्य है इनको याद रखिएगा कि इनके कौन कौन से काव्य हैं, क्योंकि आपसे एकांकी भी पूछी जाएगी इनमें से। जैसे डॉक्टर रामकुमार वर्मा के आलोचनात्मक निबंध या आलोचनात्मक रचनाएं आपसे पूछी जा सकती है, या डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित जो नाटक है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। उनकी किसी भी रचना की विधा आपसे पूछी जा सकती है। तो चित्तौड़ की चिता ये किस विधा में रचित रचना? ये एक काव्य है जो 1929 में प्रकाशित हुआ। अंजलि यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित अंजलि जो काव्य है ये 1930 में प्रकाशित हुआ। अभिशाप की बात करें तो ये 1931 में रचित और प्रकाशित रचना है। अगली रचना की बात करें तो रूप राशि, यह भी 1931 में प्रकाशित हुई। निशीथ की बात करें तो ये 1935 में प्रकाशित रचना है। अगली रचना की बात करें तो चित्रलेखा जो 1936 में प्रकाशित हुई। अगली रचना की बात करें तो चंद्रकिरण, यानी अगला जो काव्य है वो है चंद्रकिरण जो 1937 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद अगली रचना की बात करें तो असंकेत, यानी संकेत जो काव्य है ये 1939 में प्रकाशित हुआ था। अगला काव्य है जौहर, और मित्रों ये जौहर काव्य 1941 में प्रकाशित हुआ। और अगला काव्य है एकलव्य, और एकलव्य जो काव्य ये 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और मित्रों अगला प्रश्न, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के प्रमुख एकांकी संग्रह कौन कौन से हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा की या रामकुमार वर्मा के प्रमुख एकांकी संग्रह कौन कौन से हैं? तो मित्रों सबसे पहले काव्य संग्रह की बात करें तो पृथ्वीराज की आंखें, और पृथ्वीराज की आंखें जो एकांकी है ये 1938 में प्रकाशित हुई थी। अगली रचना की या अगली एकांकी की बात करें तो रेशमी टाई जो 1941 में प्रकाशित हुई। अगली एकांकी है चारू मित्रा जो 1943 में प्रकाशित हुई। अगली एकांकी है विभूति जो 1943 में प्रकाशित है। इसके बाद आगे की जो एकांकी है सप्तकिरण जो 1947 में प्रकाशित हुई। रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित कौमुदी महोत्सव जो एकांकी है 1949 में प्रकाशित एकांकी है। इसके बाद है चार ऐतिहासिक एकांकी, यानी चार ऐतिहासिक एकांकियां जो 1950 में प्रकाशित हुई। इसके बाद है रूप रंग जो 1951 में प्रकाशित एकांकी है। इसके बाद में डॉक्टर रामकुमार वर्मा की सबसे प्रसिद्ध एकांकी है दीपदान, और दीपदान जो एकांकी ये 1954 में प्रकाशित एकांकी है। और मित्रों ये दीपदान जो एकांकी है ये चित्तौड़ की महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद में पन्ना धाय द्वारा अपने पुत्र की जो बलि दी गई थी चंदन की,
उसी के ऊपर लिखी हुई है दीपदान, जो एकांकी है 1954 में प्रकाशित हुई। इसके बाद इनकी एकांकी का नाम है बापू, जो 1956 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं कौन कौन सी हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो मित्रों, रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित जो सबसे पहले आलोचनात्मक रचना है साहित्य समालोचना, यानी साहित्य समालोचना के रचयिता डॉक्टर रामकुमार वर्मा, और ये रचना 1929 में प्रकाशित हुई थी। अगली रचनाओं की बात करें तो यानी आलोचनात्मक जो रचना है कबीर का रहस्यवाद, और कबीर का रहस्यवाद ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा का आलोचनात्मक रचना है जो 1930 में प्रकाशित हुई। इसके बाद है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। मित्रों याद रखिएगा, अगर आपसे सीधा प्रश्न भी पूछ लिया जाए कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कब प्रकाशित हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा 1938 ईस्वी में। और मित्रों, अब बात करें आज की कक्षा के अंतिम प्रश्न की, और आज का अंतिम प्रश्न है डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा संपादित काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा संपादित काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? तो वर्मा जी द्वारा संपादित जो प्रथम काव्य संग्रह है उसका नाम है हिंदी गीति काव्य। और मित्रों, हिंदी गीति काव्य का प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद अगला जो संपादित रचना है कबीर पदावली, और कबीर पदावली का संपादन इन्होंने 1938 ईस्वी में किया था। और मित्रों, अब इनकी अंतिम जो संपादित रचना है आधुनिक हिंदी काव्य, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा आधुनिक हिंदी काव्य का संपादन 1939 ईस्वी में किया गया। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा, और हमारे चैनल अपनी पाठशाला बाय बीएन सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक जरूर शेयर कीजिएगा। तथा इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।